हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल फिजिक्स क्लासेस बाय ए.के. पंडित में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ शेखावटी मिशन 100। तो आज जैसे कि हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, उसके बाद हमने क्या किया है कि आज 2-3 दिन का चलो गैप हो गया था, मुझे भी टाइम नहीं मिला था रिकॉर्डिंग का, तो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब लाया हूँ मैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है शेखावटी मिशन 100। और इसकी जो पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा। तो चलो चलते हैं भाई, आगे डिस्कशन करते हैं हम स्टार्टिंग के 1 क्वेश्चन से। लगभग हमारा कितना होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। तो 20 क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो भाई नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि एक उदासीन गोले पर कितना है भाई, एक उदासीन गोले के ऊपर n बराबर 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। यदि 10% इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए तो गोले पर आवेश का मान होगा। तो भाई एक उदासीन गोला है, भाई ये लो उदासीन गोला। उदासीन भाई, उदासीन का मतलब क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज की संख्या क्या है, बराबर है। तो भाई अब देख लो, अब ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करते हैं, आवेश निकाल लेते हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है आवेश, 1.6 × 10⁻−19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो भाई तो Q बराबर कितना होता है, ±Ne। तो Q बराबर कितना हो गया, 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रखोगे, 1.6 × 10⁻−19 ये कूलम। तो Q बराबर कितना हो गया भाई, अब जानते हो 100 बन जो कितना होता है 80 का मतलब कितना हो गया, 8.0 × 10⁻21 में से 19 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 2 कूलम। तो भाई ये तो आ गया चार्ज। अब भाई इस चार्ज का क्या करूं मैं, 10% चार्ज को क्या करूं, हटा दूं। अब भाई जैसे 10% चार्ज में हटा दूंगा तो भाई इस पे कितना आएगा भाई, 10% मैंने क्या करा, ऋणात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन क्या ऋणात्मक है, तो मैंने क्या करा, ऋणात्मक आवेश हटा दिया। तो जैसे इससे 10% क्या करूंगा, ऋणात्मक आवेश, यानी 10%, ये ऋणात्मक 10% आवेश हटाया तो भाई इस पर कितना आएगा, 10% क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, धनात्मक, ठीक है, क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो लो भाई, तो जितना हम हटाएंगे उतना का उतना क्या आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा। तो अब हम इसका क्या करते हैं, 10% निकाल लेते हैं। तो देखो तो कितना हो गया, 10% निकालना, 8 × 10⁻2 इंटू कितना हो गया, 10% अपॉन कितना हो गया, 100। हटाया गया आवेश, लो भाई ये लो, इस 100 से ये 100 कट गया तो कितना आ गया भाई, 80 कूलम आवेश आ गया। तो भाई हमने क्या करा, 80 कूलम आवेश हटाया। तो भाई 80 कूलम, अगर ऋणात्मक आवेश हटाऊंगा तो 80 कूलम कितना आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो देखो अब गोले के ऊपर क्या पूछ रहा है, तो गोले पर आवेश का मान, तो क्या आ गया भाई, गोले पर आवेश का मान कितना हो गया भाई, 80 कूलम। आंसर आ गया हमारा डी ऑप्शन आ गया। क्या आ गया भाई, डी ऑप्शन। तो हमने क्या करा भाई, उदासीन में से अगर मैं 10% ऋणात्मक हटा देता हूं तो ये मैंने क्या करा, ये आवेश मैंने हटाया तो 10% कितना आ जाएगा, उस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो भाई उदासीन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किसके हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो भाई उदासीन का मतलब है जितने धनात्मक आवेश है उतने कितने ऋणात्मक है। अगर मैं ऋणात्मक में 10% की कमी करूंगा तो उस पर कितना आ जाएगा, 10% धनात्मक चार्ज आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो भाई चलते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन था ज्यादा बड़ा, बाकी सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे। अब देखो दूसरा कह रहा है कि एक वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है। अब भाई अगर किसी वस्तु को मुझे ऋणावेशित करना है तो ऑप्शन देखो, इसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर, इससे कुछ प्रोटॉन देकर, इसमें से कुछ न्यूट्रॉन निकालकर। भाई पहला ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन देकर। भाई किसी वस्तु को अगर आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट। अब बी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर। भाई जैसे ही हम किसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो अभी देखा था जस्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये तो है सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला
क्वेश्चन देखा था कि जैसे हमने 10% इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो उसमें क्या हुआ था, 10% क्या हो गया, धनात्मक चार्ज हो गए। ये तो भाई धनावेशित हो गए दूसरे के हिसाब से। तीसरा कह रहा है इससे कुछ प्रोटॉन देकर, भाई प्रोटॉन देंगे तो हमारे पास क्या होगा, धनात्मक आवेश की संख्या बढ़ेगी, तो ऋणात्मक तो हुआ नहीं। तो भाई चौथा ऑप्शन है इसमें से कुछ न्यूट्रॉन निकाल कर, तो भाई न्यूट्रॉन क्या है, विद्युत उदासीन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इलेक्ट्रॉन देकर। अब भाई ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समान आवेश से आवेशित एक जैसे दो आवेशित गोलों के मध्य बल F है, एक गोले में से 50% आवेश दूसरे गोले पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा। समान आवेश की कह रहा भाई Q1 Q2 किसके बराबर है, Q के, तो पहला बल क्या कह रहा है, F बराबर कितना हो गया, K(Q²/R). अब कह रहा है कि 50% आवेश एक गोले से दूसरे गोले पर क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, तो 50% निकाल लो भाई। 50% का मतलब क्या, ये 50% आवेश, तो कितना हो गया 50Q/100, तो कितना हो गया Q/2। अब कह रहा है कि एक से निकाल कर, तो भाई क्या हो जाएगा, Q - Q/2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक ये लो, ये Q1 तो ये हो गया, और Q2 कितना हो गया, Q + Q/2, तो इसका ऑप्शन कितना आ गया, ये तो आ गया Q/2, Q1 बराबर, और Q2 बराबर कितना आ गया, लो 3Q/2। अब मुझे क्या करना, बल निकालना, तो लो भाई ये F डैश हो गया, F डैश मतलब के Q/2 और 3Q/2, और नीचे क्या हो जाएगा भाई R² हो जाएगा, तो निकालो, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 3KQ² अपॉन कितना हो जाएगा, 2 × 2 4R², 4R²। तो अब देखो KQ² अपॉन R² तो F है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/4F के। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया हमारा, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन आ गया। भाई चलते हैं हम इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन पे, और उसी की भी चर्चा करते हैं, और जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि समय की क्या है, कमी है अभी हमारे पास, ठीक है, तो समय की कमी है तो उसका सदुपयोग तो करना ही है जल्दी से। अब देखो चौथा कह रहा है यदि दो गेंदें जिन पर 7 माइक्रोकूलम आवेश है, दो गेंदें मान लो, ये हो गई एक गेंद, इस पे 7 माइक्रोकूलम आवेश है, दूसरे में कितना +5 माइक्रोकूलम आवेश है। अब देखो एक दूसरे को F बल से आकर्षित करती है, तो भाई दोनों के बीच में क्या है कि जब Q1 बराबर 7 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर कितना 5 माइक्रोकूलम है, तो दोनों के बीच में बल कितना है, F है। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि दोनों में -2 कूलम आवेश, 2 माइक्रोकूलम आवेश और जोड़ दे, लो भाई -2 माइक्रोकूलम और आवेश जोड़ दो, भाई ये प्लस है सॉरी, और ये क्या है माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, लो भाई 7 माइक्रोकूलम में मैंने क्या करा, 2 माइक्रोकूलम जोड़ दिए, और इधर क्या करा -5 माइक्रोकूलम में -2 माइक्रोकूलम जोड़ दिए, तो इस पर तो कितना हो गए 5 माइक्रोकूलम, और इस पे माइनस के 7 माइक्रोकूलम। भाई देखो अभी क्या हुआ, ऊपर वाले ऑप्शन से नीचे वाले ऑप्शन में, इसमें अब देखो Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर कितना हो गया -7 माइक्रोकूलम। भाई अब ये देखो भाई हमने चार्ज ही तो चेंज किया है, बस वैल्यू तो दोनों चार्जों की क्या है, सेम है। अब जैसे दोनों चार्जों की वैल्यू सेम है तो भाई बल भी कितना रहेगा, इसके लिए भी कितना था, इसके लिए भी बल F था, जब चार्ज Q1 बराबर 7 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर कितना -5 माइक्रोकूलम, और इसके लिए भी चार्ज कितना हो जाएगा F डैश, भाई F के बराबर ही होगा, क्योंकि आवेश की वैल्यू तो क्या है, Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, माइनस का चिन्ह चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज क्या है सेम है, इसलिए क्या हो गया आंसर हमारा ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। तो भाई चलते हैं हम इसके आगे जस्ट, ठीक है, तो देखो अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा है, नंबर 5। अब भाई ये कह रहा है नंबर 5 के एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इनमें उत्पन्न त्वरणों का अनुपात होगा। तो भाई क्या है भाई, इतना सा दीजिए, समरूप विद्युत क्षेत्र में है, E बराबर भाई कितना होता है Q, E बराबर कितना होता है भाई F/Q। ये देखिए भाई मौसम बहुत ही खराब हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है आज आवाज आएगी आपको, तो भाई F बराबर कितना हो गया QE। अब देख लो भाई समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो सबके लिए क्या है F बराबर कितना हो जाएगा QE। अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है ME,
ये ए ई मान लिया मैंने, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बल। अब मान लो किसके हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, प्रोटॉन के। ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, ए ऑफ प्रोटॉन। भाई समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो दोनों के ऊपर बल कितना है, क्यू ई और लो क्यू ई, दोनों के बीच तो बल सेम ही रहेगा। यहां से देखो, यहां से मैंने क्या करा, ए ई निकाला तो क्यू ई बाई कितना हो गया, एम ई, और यहां से क्या निकाला, ए पी निकाला तो कितना हो गया, क्यू ई बाई एम पी हो गया। सॉरी, ये लो, ये एम पी। अब देखो क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इनमें उत्पन्न त्वरणों का अनुपात, तो ये कह रहा है कि A ऑफ E अपॉन A ऑफ P चाहिए। तो भाई यहां से रख लो, QE बाई कितना हो गया, ME, और यहां पे कितना हो गया, QE बाई कितना हो गया, MP। तो लो QE से QE कट गया तो MP बाई कितना हो गया, ME हो गया। तो लो भाई आंसर कितना आ गया हमारा, MP बाई ME। तो आंसर कितना आ गया, बी आ गया ऑप्शन। अब देखो भाई छठा, ये कह रहा है कि भाई धातु का परावैद्युतान, भाई कोई सी भी धातु ले लो, धातु के लिए हमेशा परावैद्युतान क्या होता है, अनंत होता है। तो लिख लो भाई कि धातु का परावैद्युतान, धातु का परावैद्युतान कितना होता है भाई, अनंत होता है। किसी भी धातु के लिए ले लो, सब धातु के लिए क्या होता है, परावैद्युतान का मान अनंत होता है। अब देखो भाई 7वां क्वेश्चन चलते हैं हम आगे, 7वां। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यह है, एक बंद पृष्ठ S के अंदर और बाहर क्रमशः आवेश Q1 तथा Q2 स्थित है। माना S के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E हो तथा S पर E का फ्लक्स फाई है, निम्न में से असत्य कथन होगा। तब देखो भाई नंबर 7, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर Q1 है, ऐसे एक बंद पृष्ठ है तो ये हो गया, ये S, इसका आवेश कितना हो गया, Q1, ठीक है। तो दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 स्थित है। माना S के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, लो ये E मान लो, तथा S पर E का फ्लक्स फाई है, S पर E का फ्लक्स फाई है, तो ये मान लो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स ये फाई हो गया। निम्न में से असत्य कथन है। नंबर 1, यदि फाई बदलता है, E तथा फाई दोनों बदलेंगे, फाई 1। अब देखो भाई फाई 1 क्या हो गया, चेंज हो गया। तो भाई जैसे फाई 1 चेंज होगा तो क्या होगा, Q1 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और Q1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो भाई ये टोटल फ्लक्स ये फाई 1 के बराबर मान लो इसको। तो क्या होगा कि जैसे ही फाई 1 चेंज होगा तो भाई क्या होगा, Q1 भी चेंज हो जाएगा और E1 भी। ये लो Q1 चेंज होते क्या हो गया, लो ये E चेंज हो गया और ये फाई भी क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। तो ये तो क्या राइट। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है कि Q2 बदलता है, E बदलेगा परंतु फाई नहीं बदलेगा। अब देखो Q2 को मैंने क्या करा, बदल दिया, यानी Q2 को क्या करा मैंने, चेंज कर दिया। अब भाई देखो ये विद्युत क्षेत्र इस E1 पे भी निर्भर, Q1 पे भी निर्भर कर रहा है और Q2 पर भी निर्भर कर रहा है। तो भाई जैसे Q2 का मान चेंज करोगे, लो E भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन फ्लक्स इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, Q1 पर निर्भर कर रहा है। तो फ्लक्स Q1 पर निर्भर कर रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स नॉट चेंज। तो भाई फ्लक्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये लो दूसरा भी सही है। ठीक है, अब तीसरा यानी सी ऑप्शन, Q1 बराबर 0, Q2 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, E नॉट इक्वल टू 0 और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो भाई देखो कि ये फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, भाई फ्लक्स निर्भर कर रहा है Q1 के ऊपर। तो अगर Q1 0 हो जाएगा तो फ्लक्स का मान फाई भी कितना, ये मान लो ये Q1 0 हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 और Q2 पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो Q1 और Q2 पर निर्भर कर रही है तो भाई ये 0 नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा राइट। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, फोर्थ कह रहा है कि यदि Q1 नॉट इक्वल टू 0, Q2 इक्वल टू 0,
तो E बराबर 0 हो जाएगा, परंतु फाई नॉट इक्वल टू 0। अब देखो भाई Q1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो फाई क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, ये तो सही है। लेकिन भाई अब देखो Q1 नॉट इक्वल टू 0 और Q2 क्या है, 0 के इक्वल है, तो भाई ये क्यों 0 होगा, ये तो Q1 और Q2 दोनों चार्ज के ऊपर निर्भर कर रहा है, और निर्भर करेगा तो ये 0 नहीं होगा, तो भाई ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ये आ गया भाई 7 में डी आ गया असत्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन, बहुत इजी है। एक द्विध्रुव की अक्ष एवं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, तो हमें पता है कि E निरक्षीय या E अक्षीय कितना होता है भाई, E अक्षीय बराबर कितना होता है, 2E निरक्षीय होता है। ठीक है, तो अब देखो E अक्षीय का सूत्र हमारे को पता है कितना होता है, 2kp/r³ और E निरक्षीय का कितना होता है, kp/r³। तो भाई इससे तुम पता लगा सकते हो कि एक द्विध्रुव के अक्ष पर एवं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, तो भाई क्या हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। मान लो दोनों का अनुपात ले लो, E अक्षीय अनुपात E निरक्षीय कितना हो जाएगा भाई, 2kp/r³, ये रेशियो kp/r³, इससे ये पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया इसका, बी ऑप्शन हो गया आंसर। अब देखो भाई 9वां क्वेश्चन, 9वां क्या कह रहा है, विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन है। भाई पहला है, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। भाई सत्य है तो कि भाई धनात्मक से स्टार्ट होती है और ऋणात्मक पे समाप्त होती है, सत्य है। दूसरा कह रहा है कि ये एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं काटेगी, अगर भाई काटेगी तो क्या होगा, वहां पे विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा होगी, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज, बिंदु आवेश एवं गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है। भाई बिंदु आवेश एवं गोले के लिए, भाई तुम चाहे ये बिंदु आवेश ले लो Q, चाहे ये गोले के अंदर, ये गोले के ऊपर आवेश है, भाई विद्युत बल रेखा होगी क्या होगी, विद्युत बल रेखाओं की आकृति तो क्या होगी, समान होगी। हाँ भाई डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। भाई इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, भौतिक अस्तित्व होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। भाई डी क्या है, असत्य कथन है, असत्य कथन छाटना है। अब बात करते हैं 10वें की। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। भाई एक समान विद्युत क्षेत्र, ये लो, ये एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने क्या रखा, -q + q आवेश, तो इधर तो बल क्या लग जाएगा, F बराबर QE, और इधर क्या लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, F बराबर QE। तो भाई टोटल तो कितना हो गया, F बराबर कितना हो गया, -QE + QE, तो भाई 0 हो जाएगा। तो बल का अनुभव तो करेगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि इन बल की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण क्या करेगा भाई, बल की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण क्या करेगा, गुणन करेगा। गुणन करेगा तो क्या जाएगा भाई, बल आघूर्ण आ जाएगा। तो भाई आंसर क्या जाएगा, केवल बल आघूर्ण। तो आंसर ए, केवल बल आघूर्ण। और भाई बल आघूर्ण का सूत्र तुमने निकाला है, टाउ बराबर कितना होता है, P×E। ये देखो, ये मैंने मेरी वीडियो के अंदर निकाल के वो बताया है, और आप देखना चाहते हो तो पार्ट 3 की वीडियो जो है उसके अंदर ये डेरिवेशन मैंने करा रखी है। अब चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन के ऊपर। 11वां क्वेश्चन में वही है कि एक विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान, अभी मैंने देखो क्या लिखा था, सूत्र लिखा था, क्या लिखा था 11वीं के लिए, 10वीं के लिए लिखा था, तो क्या है, टाउ बराबर कितना गया, P×E। भाई जब P×E आएगा तो PE क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, और sin थीटा आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ गया हमारा, ये बी आ गया। अब बात करते हैं 12वीं की। अब 12वां कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम दूरी के ऊपर स्थित है, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देख लो भाई, द्विध्रुव आघूर्ण Q बराबर कितना, लो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, 2AQ। Q बराबर कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, चाहे किस पे लो तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, उसके ऊपर आवेश होता है। दोनों के बीच की दूरी उसने दे रखी कि 1 एंगस्ट्रॉम को मतलब 10⁻⁻10 मीटर दे रखी। तो P बराबर निकाल,
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो भाई आंसर कितना आ जाएगा 1.6 इंटू ये लो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलाम मीटर। ये आ गया भाई तुम्हारा द्विध्रुव का मान आ गया। और आंसर कितना हो जाएगा, आंसर ये लो सी ऑप्शन आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, इतने छोटे छोटे सवाल कोई ज्यादा वो नहीं है। अब चलते हैं हम आगे। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त। भाई आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त क्या हो सकती है? नंबर 1 है, अब देखो 13वां, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त है Q गोज टू इंफिनिटी D गोज टू 0। फिर आगे ये तो है एक, दूसरा है Q गोज टू 0 D गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर तीसरा क्या है Q गोज टू इंफिनिटी D गोज टू इंफिनिटी। चौथा Q गोज टू 0 D गोज टू 0। भाई अब देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, P बराबर 2AQ। ठीक है, या 2AQ है तो या इसको 2A की जगह QD मान लो ये QD मान लो। अब देख लो कि अगर भाई देख लो यहां से Q निकालते हैं, Q बराबर क्या हो जाएगा P/D हो जाएगा। अब देखो अगर QD क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, तो Q कहां जाना चाहिए भाई, जैसे D अगर 0 की तरफ जाएगा तो Q कहां जाना चाहिए, इनफाइनाइट जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए भाई, अगर Q कहां जा D कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो D कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो Q कहां जाना चाहिए, इनफाइनाइट। भाई अब ये ऑप्शन देख लो, क्योंकि ये दोनों ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अगर भाई ये Q इनफाइनाइट जाएगा तो ये Q भाई आवेश का मान इनफाइनाइट थोड़ी जाएगा। उनके बीच की दूरी हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बिल्कुल 0 के लगभग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, 14 में बात करते हैं, 14 पे चलेंगे अब आगे। देखो 14, कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा। क्या होगा भाई, अब मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना मेरे को, तो भाई देख लो यहाँ पर धनात्मक प्लेट बना देता हूँ या ऋणात्मक प्लेट बना देता हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र चाहिए तो क्या हो जाएगा, एक तरफ धनात्मक बना लो, एक तरफ ऋणात्मक बना लो, और दोनों क्या है, मान लो कि दोनों से क्या निकल रही है, विद्युत बल रेखा निकल रही है और क्या है, समान है। अब समान है तो मान लो अब कोई भी, अब मान लो अगर Q आवेश आता है, ठीक है, धनात्मक आवेश आता है, तो इससे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और वो आगे जाते किधर चल जाएगा, इस ऋणात्मक प्लेट की तरफ चल जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो लो भाई नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जैसे अंदर प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा, धनात्मक प्लेट की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। और जैसे आकर्षित होगा तो भाई उसका पथ कैसा आया, तो ये जो पथ बन रहा है इसको क्या कहेंगे, परवलयाकार पथ। क्या कहेंगे, परवलयाकार पथ कहेंगे। तो आंसर क्या गया, सी है क्या। चलो भाई आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि R त्रिज्या व Q आवेश का एक गोला। क्या कह रहा भाई, R त्रिज्या व Q आवेश का एक गोला 2R त्रिज्या वाले काल्पनिक सकेंद्रीय गोले के अंदर स्थित है, तो काल्पनिक गोले से संबंध फ्लक्स होगा। भाई अब फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स, ये फाई बराबर क्या होता है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है 15। तो अब बताओ इसके ऊपर किसी की आकृति है, ठीक है, क्षेत्रफल भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ये ओनली पर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आवेश के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये मान लो, ठीक है, और ये मान लो, ये स्मॉल r त्रिज्या हो गई, ये कैपिटल 2R त्रिज्या हो गई, यहाँ पे Q आवेश है, तो भाई क्षेत्रफल पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा, तो फ्लक्स बराबर क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और आंसर क्या गया मेरा, ए आ गया। देख लो भाई कि फ्लक्स क्या कर रहा है, अभी देख लो गाउस के नियम से फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जो क्या कर रहा है, किसी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब चलते हैं 16वें पे। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। भाई विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब देख लो विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने देखा था कि E अक्षीय किसके प्रोपोर्शनल 1/r³ के, E निरक्षीय किसके होता है,
प्रोपोर्शनल 1/r³ के। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, r⁻³ की क्या होता है? समानुपाती होता है। अब देखो चलते हैं 17वें पे। 17वां कह रहा है कि गॉस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। देखो भाई, अब तुम्हारे को सूत्र याद होगा तो हो जाएगा, और नहीं सूत्र याद है तो नहीं होगा। तो अब देखो 17वां कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है? के लेमड़ा अपॉन कितनी आती है? अरे भाई के लेमड़ा अपॉन कितनी आती है? 2πr आती है। ठीक है, या मैंने गलत लिख दिया? ठीक है, तो कितनी आती है? लेमड़ा अपॉन कितनी आती है? 2πr आती है, ये मान लो। ठीक है, और तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट r और आएगा, ये लो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 लेमड़ा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये r, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2k लेमड़ा अपॉन r भी लिख सकता हूं। तो ये e किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो अब देख लो आंसर कौन सा? आंसर बी आ गया हमारा। क्या गया आंसर? बी आ गया। अब चलते हैं 18वें में। 18वें में मेरे को क्या करना है? सम्मिलित करना है, यानी कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। क्या करना है 18वें में? कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना। तो ये लो, ये कॉलम, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया? कॉलम सेकंड हो गया। देख लो पहला, निर्वात की विद्युतशीलता, शॉर्ट लिख रहा हूं, देख लेना। दूसरा कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, लो भाई द्विध्रुव आघूर्ण। तीसरा कह रहा फ्लक्स। चौथा कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लो भाई ई आ गया। पांचवा क्या कह रहा है? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश, लो भाई रेखीय आवेश घनत्व। अब भाई इधर क्या है? इसके मात्रक है भाई, मात्रक। तो पहला दे रखा है वोल्ट इंटू मीटर। बी ऑप्शन दे रखा है इसने कूलाम बाई मीटर, और सी दे रखा क्या है? न्यूटन अपॉन कूलाम। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है इसने? कूलाम इंटू मीटर, सी इंटू मीटर। और डी के बाद में कौन सा दे रखा है? ई दे रखा है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो भाई क्या क्या होता है कि मुझे पता है निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता के लिए मान लो कि ये बराबर कितना होता है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल लो, ये लो Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया? F4π, ये लो r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहला ऑप्शन तो मिल गया भाई हमारे को, क्या मिल रहा है? ई मिल गया। अब चलो भाई आगे दूसरे पर। भाई द्विध्रुव आघूर्ण, भाई आघूर्ण का मतलब क्या होता है? P बराबर कितना होता है? 2AQ, यानी क्या हो गया? कूलाम इंटू मीटर। तो लो भाई द्विध्रुव आघूर्ण को किससे मिला लिया मैंने? डी से मिला लिया। अब चलो भाई फ्लक्स बताओ। ठीक है, फ्लक्स छोड़ो, पहले तुम ये बता दो विद्युत क्षेत्र की विमा बता दो, विद्युत क्षेत्र की विमा बता दो। तो भाई क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की विमा। ठीक है, नहीं बताओ तो भाई रेखीय आवेश घनत्व बता दो। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या हो गया? कूलाम अपॉन मीटर हो गया। क्या हो गया? कूलाम अपॉन मीटर हो गया। और विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? F/Q। तो न्यूटन अपॉन कितना हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। लो भाई विद्युत क्षेत्र किससे मिल गया? C से मिल गया। अब बच्चा फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? वोल्ट इंटू मीटर हो गया। तो भाई फ्लक्स क्या हो गया? वोल्ट इंटू मीटर हो गया। तो अब देखो, ठीक है भाई, फ्लक्स किससे हो गया? वोल्ट इंटू मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा कॉलम ए का कॉलम 2 से मिलान हो गया। अब चलते हैं हम आगे। आगे मतलब रिक्त स्थान है लगभग 5 है, तो 5 पे भी देखेंगे, और आज की क्लास 5 देखने के बाद में क्या करेंगे? उसको खत्म करेंगे यार। तो देखो भाई जल्दी से देख लो,
रिक्त स्थान है, ये तो मैंने तुम्हारे को बता ही दिया था कि Q1 Q2 बड़ा है 0, तो भाई क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और ये समझना है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, उसके अंदर मैंने इसके बारे में क्या करा है, डिस्कस करा है। अब देख लो Q1 Q2 क्या है, 0 से छोटा है, तो भाई क्या करेगा, आकर्षण करेगा। पूरी डिटेल वहां पे डिस्कस कर रखी है, तो देख लेना लेक्चर नंबर 1 में जाके। वस्तु पर न्यूनतम आवेश होता है, भाई किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो, एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश कितना होता है, देख लो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। अब चलते आगे, चादर के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, भाई चादर के अंदर, चादर के चालक के अंदर। अब मान लो ये कोई चालक है, तो बाहर तो क्या है भाई, चालक के धनात्मक आयन है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर Q बराबर कितना है, 0, तो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है किसी चालक के अंदर, 0 होती है। तो नंबर 4। अब देखो चौथा क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के मध्य का कोण, भाई P व E के मध्य का क्या बताना, के मध्य का कोण बताना है कि जब टाउ कितना हो, मैक्सिमम हो, तो हमारे को पता है कि भाई टाउ बराबर कितना होता है, PE sin थीटा। तो भाई टाउ बराबर कितना होता है, PE sin थीटा, थीटा बराबर 0 का, तो टाउ बराबर 0, थीटा बराबर 180, टाउ बराबर फिर 0, और थीटा बराबर मैक्सिमम होगा, यानी कि कितना आना चाहिए, थीटा बराबर जब टाउ क्या हो, मैक्सिमम हो, तो क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा, तो PE आ जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखो पांचवा, ये लो भाई पांचवा इधर देख लेते हैं। पांचवा कह रहा है कि किसी निकाय का विद्युत आवेश के न्यूनतम मान का होता है। तो भाई देख लो कि Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, और N क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ये इसको हम कह सकते हैं कि पूर्ण गुणज है, किसी भी चीज का क्या है, पूर्ण गुणज है। तो भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आवेश का मान क्या है, विविक्त रूप नहीं होता आवेश, सतत रूप नहीं होता, आवेश का मान विविक्त होता है। ठीक है, तो अब देखो विविक्त है, तो आवेश के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, जहां तक तुम्हारा नंबर हो सकता है। तो ये हो गए हमारे MCQ क्वेश्चन, हो गए रिक्त स्थान मैंने करा दिए, और आज की क्लास का हम यही समापन करते हैं, और राधे राधे।